हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज हम दोस्तों आचार्य शुक्ल के निबंधों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा था कि शुक्ल के भाई क्वेश्चन लेके आइए। तो दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं, लेकिन जब वीडियो आ जाती है तब आप उसको पीछे के लिए टाल देते हैं। पेपर हो जाने के बाद आप देखेंगे या फिर वीडियो को। तो यदि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो दोस्तों आपका भी ये जिम्मेदारी है, ठीक है, अनिवार्य है कि आप भी मुझसे ज़्यादा मेहनत करें। आपने शायद एक बार नाटक नहीं पढ़ा होगा, निबंध आपने एक बार नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैंने आपके चक्कर में 6-6 बार मैंने निबंध पढ़ लिए हैं, ठीक है। आपको बहुत अच्छी तरह से दोस्तों यूट्यूब पे सबसे पहली बार आचार्य शुक्ल के निबंधों को इतने विस्तार से व्याख्या के साथ में मैंने पढ़ाया है। आप वहाँ पर देखिए 4-5 वीडियो हैं। जो निबंध आप 10 बार पढ़ के भी नहीं समझ सकते हैं, उनको एक बार में ही आप समझ जाएंगे। तो पहले निबंधों को पढ़िएगा, प्लेलिस्ट में उनकी वीडियो है स्नातक स्तर वारी में, और थोड़ा सा चेक करने का प्रयास करिएगा। कई कमेंट ऐसे आते रहते हैं कि भाई आपने तो ये इसको पढ़ा दीजिए, इसको पढ़ा दीजिए, और जबकि वो चैनल पे पढ़ाया हुआ है। तो आप यूट्यूब में जा कर के और प्लेलिस्ट में जा कर के चेक करिए, वहाँ अलग अलग नाम से दोस्तों सारा लहरों के राजहंस पढ़ा दिया है, कुरुक्षेत्र पढ़ा दिया है, ठीक है, चारों की चारों कहानियाँ पढ़ा दी हैं, सबके क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं, कुरुक्षेत्र के क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं, ठीक है। तो रहने कुछ नहीं दूंगा, आप अपनी तरफ से कमी नहीं आने दीजिएगा। और इस वीडियो में दोस्तों मैंने 50 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। अगली वीडियो यदि आपको चाहिए तो जब 2000 व्यूज हमारी इस वीडियो पर आ जाएंगे तब ही दोस्तों मैं अब अगला पार्ट है वो इसका अपलोड करूँगा। और कौन सी ऐसी रचना है जिसके क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस पे ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी का दोस्तों अगली बार मैं बनाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1884, 1882, 1889, 1891। तो दोस्तों 1884 में आचार्य जो शुक्ल है इनका जन्म हुआ था दोस्तों अगोना गांव में, बस्ती गांव, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में इनका जन्म हुआ था 1884 में। 1882 दोस्तों किसका काल है? परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का। 1889 है जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। 1851 में दोस्तों चंद्रकांता उपन्यास लिखा गया था। और ये अब की बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया गया था कि चंद्रकांता उपन्यास का रचना काल क्या है, ठीक है। देवकीनंदन खत्री ने 1891 में लिखा था। आगे चलते हैं। शुक्लकृत हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन कब हुआ था? 1913, 1919, 1929 और 1938। बताइए। तो दोस्तों जो शुक्ल का हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो आपका 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में दोस्तों निकला था। 1913 में मिश्र बंधुओं का क्या है इतिहास निकला था, मिश्र बंधु विनोद। 1938 में आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का निकला था। आगे चलते हैं। कौन सा कथन शुक्ल के बारे में असत्य है? शुक्ल जी महत्वपूर्ण निबंधकार हैं, बिल्कुल सही है। इन्होंने आलोचना के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, बिल्कुल सही है। इनके द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में मील का पत्थर साबित हुआ है, बिल्कुल सही है। प्रारंभ में इन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी तथा कुछ कविताओं का भाषा में अनुवाद भी किया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। जैसे कि आपकी बहुत सारी इन्होंने क्या है, जैसे अंग्रेजी से बांग्ला से इन्होंने, जैसे बुद्धचरित है, ठीक है, और ब्रजभाषा में भी किया था, हिंदी में भी अनुवाद किया था। 11 वर्ष का समय है, इन्होंने कहानी लिखी थी, ठीक है। तो इस प्रकार की इन्होंने कुछ कविताएं और कहानियां भी लिखी थी। लेकिन आपको पता है कि जैसे जो भी कवि असफल हो जाता है, जितने भी आलोचकें देख लीजिए, उन्होंने शुरुआत कविताओं से की, कहानियों से की, लेकिन वो उस पटरी पर चल नहीं पाए, इसलिए वो आलोचक बन गए। जो अच्छा कवि नहीं बन पाता है वो अच्छा आलोचक ज़रूर बन जाता है। तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपके उपर्युक्त सभी। यदि वास्तव में आप तैयारी कर रहे हैं तो ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब रखें, जिससे कि पता चलता रहे कि हमारी वास्तविक संख्या है और पढ़ने वालों की है, ठीक है। आप इन निबंधों में शुक्ल जी के व्यक्तित्व की पूर्ण छाप है। बुद्धि प्रधान होते हुए भी इनमें हृदय का स्पंदन है।
कथन शुक्ल के लिए किसने कहा था? नगेंद्र, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 10वां क्वेश्चन मैंने दोस्तों इसकी क्या है, शुक्ल से बनाए हैं, उनके विचारों से, उनके निबंधों से किस प्रकार की है दृष्टि, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। वरना मैं ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपकी रचना से ही क्वेश्चन बनाने का कोशिश करता हूं, क्योंकि आप परिचय वगैरह उसको तो आप पढ़ ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका शुक्ल के ये जो कथन है दोस्तों, ये बाबू गुलाब राय ने कहा था कि भाई जो शुक्ल के व्यक्तित्व की क्या इन पर पूर्ण छाप दिखाई देती है इनके निबंधों पे, ठीक है। बुद्धि प्रधान है लेकिन फिर भी इनमें क्या है, हृदय की छाप दिखाई देती है। मेगस्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन का अनुवाद शुक्ल ने किस भाषा से किया था? अब देख लिए ये इनका अनुवाद आ गया, अंग्रेजी भाषा से, यूनानी भाषा से, फ्रेंच भाषा से, इटालियन से। तो अंग्रेजी भाषा से दोस्तों करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी समझ की बात है। भ्रमर गीत सार किसकी रचना है? सूरदास की, आचार्य शुक्ल की, सत्यनारायण कवि रत्न की और नंददास की। तो ये दोस्तों आपको बहुत ही उलझाने वाला क्वेश्चन है और बहुत सारे साथी इस पर क्या है, सूरदास लगा देंगे, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ठीक है। भ्रमर गीत सार है वो आपके आचार्य शुक्ल की रचना है। सूरदास की क्या है, भ्रमर गीत है या फिर आपके सूरसागर है, सूर सारावली है और आपकी साहित्य लहरी है। लेकिन जो भ्रमर गीत के जो कुछ एक महत्वपूर्ण पद थे उनको चुन चुन करके इन्होंने क्या है, आचार्य शुक्ल ने भ्रमर गीत सार का संपादन किया था। सत्यनारायण कविरत्न दोस्तों आपके क्या है, आधुनिकता के और भक्ति काल के समन्वयक माने जाते हैं। रीतिकाल और आधुनिक काल के जो भक्ति काल के समन्वयक माने जाते हैं वो आपके हैं बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, भक्ति काल के और रीतिकाल के समन्वयक हैं। सत्यनारायण कविरत्न हैं वो आपके आधुनिक काल के और रीतिकाल के समन्वयक हैं। इनकी रचना है दोस्तों भ्रमर दूत। नंददास की रचना है आपके भंवर गीत। ये सूरदास का इनके बाद में, ये अष्टछाप के कवियों में क्या है, विट्ठलनाथ के शिष्य थे और सबसे कनिष्ठ थे। सूरदास के बाद में दोस्तों इनका स्थान आता है। चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? शुक्ल के, रामविलास शर्मा के, नगेंद्र के, महावीर प्रसाद द्विवेदी के। तो चिंतामणि आपको पता ही है शुक्ल के निबंधों का दोस्तों संकलन है। चिंतामणि निबंध संग्रह पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? विचार और वितर्क, विचार तंतु, विचार वीथि, चिंतन मणि। तो ये दोस्तों जो चिंतामणि निबंध संग्रह है वो पहले आपके विचार वीथि के नाम से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। लेकिन उसके बाद में कुछ एक इन्होंने क्या है निबंध जोड़े और 1900 बताऊंगा नहीं मैं आपको, थोड़ा सा आगे आ रहा है क्वेश्चन। विचार वीथि को क्या है इन्होंने 2-3 निबंधों को जोड़ करके चिंतामणि के रूप में प्रकाशित करवाया था। विचार और वितर्क, कल्पलता ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, ठीक है। चिंतामणि का पहला प्रकाशन कब हुआ था? 1939 में, 1945 में, 1983 में, 1991 में। तो चिंतामणि का जो दोस्तों पहला प्रकाशन है वो आपका हुआ था 1939 में। चिंतामणि वस्तुतः चिंतन मणि है। इसमें शुक्ल की मेधा के गहरे चिंतन के परिणाम हैं। इनमें उसकी चिंतन की मणियाँ संग्रहित हैं। कथन किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, बाबू गुलाब राय ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो ये जो कथन है दोस्तों ये शुक्ल के बारे में, चिंतामणि के बारे में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ही दोस्तों रीतिकाल को क्या है, श्रृंगार काल नाम दिया था और रीति कवियों को रीतिबद्ध धारा, रीति सिद्ध धारा, रीति मुक्त धारा में बांटा था। चिंतामणि प्रथम में कितने वाङ्मय विमर्श है इनका साहित्य? चिंतामणि प्रथम में कितने निबंध शामिल हैं? 11, 15, 17, 28। तो चिंतामणि प्रथम है दोस्तों, उसमें भाव या मनोविकारात्मक निबंध शामिल हैं, जैसे कि आपका उत्साह हो गया, भाव या मनोविकार हो गया, कविता क्या है हो गया, ठीक है, लज्जा ग्लानि हो गया, क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गया, ठीक है, आपका जो लोभ और प्रीति हो गया, श्रद्धा और भक्ति हो गया। तो ये जो सारे निबंध हैं वो आपके चिंतामणि फर्स्ट में ही शामिल हैं। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, इसमें 17 निबंध इसमें शामिल हैं। आगे चलते हैं। शुक्ल जी ने सर्वाधिक किस प्रकार के निबंध लिखे हैं? भाव प्रधान, हास्य व्यंग प्रधान, विवरणात्मक, मनोविकारात्मक। ज़रूरी नहीं है दोस्तों शुक्ल के शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपको निबंधों तक जाए, ठीक है। जैसे कि आपका यादविंद शर्मा जी है तो वहाँ से आपका परिचय से क्वेश्चन बहुत कम चांस है कि पूछेगा। नाटक इतना बड़ा है कि वहीं पर कितने भी क्वेश्चन बना लो, ठीक है। लेकिन शुक्ल है वहाँ से दोस्तों आपके थोड़े से समझ के प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं।
ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ से बनाने का प्रयास किया है। तो शुक्ल जी ने सर्वाधिक दोस्तों जो निबंध लिखे हैं वो है आपके मनोविकारात्मक निबंध हैं, और इनके दोस्तों ये क्या है, सिद्धहस्त माने जाते हैं, मनोविकारात्मक निबंधों के जनक माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल का भाव या मनोविकारात्मक संबंधी निबंध नहीं है। तो भाव और मनोविकार दोस्तों क्या होते हैं, जैसे कि आपका क्रोध है, ईर्ष्या है, लज्जा है, उत्साह है, श्रद्धा है, ठीक है, ग्लानि है, तो ये आपके क्या है, भाव हैं, मनोविकार हैं। तो इससे संबंधित कौन सा निबंध नहीं है, लोभ और प्रीति ये तो है, मानस की धर्मभूमि, श्रद्धा भक्ति ये भी है, लज्जा और ग्लानि ये भी है, लेकिन दोस्तों ये नहीं है, मानस की धर्मभूमि है, ये इनका मनोविकारात्मक निबंध नहीं है। आगे चलते हैं। शुक्ल का व्यावहारिक समीक्षा संबंधी निबंध नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप और मानस की धर्मभूमि। तो दोस्तों व्यावहारिक समीक्षा इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी, तुलसी की थी, तुलसी का भक्ति मार्ग और मानस की धर्मभूमि। लेकिन जो रसात्मक बोध के स्वरूप है दोस्तों, ये इनका क्या है, व्यावहारिक समीक्षा संबंधी निबंध नहीं माना जाता है। आगे चलते हैं। हृदय एवं बुद्धि का संतुलन समन्वय किसके निबंधों की विशेषता है। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, सरदार पूर्ण सिंह। तो हृदय और बुद्धि का दोस्तों बहुत ही सुंदर समन्वय आचार्य शुक्ल के निबंधों में दिखाई देता है, और विश्वनाथ प्रसाद का कथन आपने ऊपर पढ़ लिया। गुलाब राय का कि भाई इनके बुद्धि तत्व की प्रधानता तो है, लेकिन हृदय की भी इनमें क्या है, छाप दिखाई देती है। इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर। यह किसका कथन है, शुक्ल, गुलाब राय, रामविलास शर्मा और नगेंद्र। तो ये दोस्तों चिंतामणि प्रथम जो भाग है उसकी भूमिका में आचार्य शुक्ल ने ही कहा है। आगे चलते हैं। कविता क्या है निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, कोई नहीं। अब की बार दोस्तों इससे पहले का जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत बार पूछा जा चुका है कि कविता क्या है, कौन से भाग में संकलित है। तो ये आपके प्रथम भाग में ही संकलित है, जिसमें आपकी श्रद्धा भक्ति है, ये सारे निबंध सम्मिलित हैं। वह निबंधकार जिसने अपने निबंधों में कलावाद का विरोध करते हुए उपयोगितावाद का समर्थन किया है, वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये जयशंकर प्रसाद है, दिनकर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो दोस्तों कलावाद का इन्होंने क्या है, विरोध किया है। कला की क्या है, उपयोगिता बताई है कि भाई कोई भी हम साहित्य रचना कर रहे हैं जब तक वो क्या है, लोक में समन्वय नहीं करे, ठीक है, भावनाओं को जगाए नहीं, ठीक है, हृदय बुद्धि में समन्वय नहीं करे, या फिर उसकी कोई उपयोगिता ना हो, तब तक वो साहित्य की दृष्टि से मैं उसे क्या है, हे समझता हूँ, ठीक है। तो यही दोस्तों क्या है, इसमें लोक मंगल की, लोक कल्याण की भावना शुक्ल में बहुत है, और इसी कारण ये तुलसीदास को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो आचार्य शुक्ल ने कहा है कलावाद का विरोध है और उपयोगितावाद का इन्होंने समर्थन किया है। जैसे कि प्रयोगवाद है तो वहाँ पर कला के लिए सिद्धांत है, ठीक है। प्रगतिवाद है, वहाँ पर कला व्यक्ति के लिए सिद्धांत है। रीतिकाल है तो कला के लिए सिद्धांत है। तो यहाँ पर कला का विरोध करते हैं ये। शुक्ल के निबंधों की विशेषता कौन सी नहीं है। भाव या मनोविकारात्मक निबंधों की रचना, बिल्कुल है। विषय व शैली का सामंजस्य, बिल्कुल है, ये शैली है दोस्तों। समास शैली का प्रयोग, बिल्कुल है। अल्पना नहीं है दोस्तों, ये कल्पना है। कल्पना की अतिशयता, तो दोस्तों कल्पना की अतिशयता नहीं है, बल्कि इनके निबंधों में तो गूढ़ चिंतन की, विचार की, वितर्क की, दोस्तों तर्क की क्या है, अतिशयता दिखाई देती है। बुद्धि की दिखाई देती है, बुद्धि और हृदय का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। आगे चलते हैं। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। यह पंक्ति शुक्ल के किस निबंध से ली गई है। काव्य में रहस्यवाद, लोभ और प्रीति, भाव या मनोविकार, श्रद्धा भक्ति। तो प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार, तो ये दोस्तों श्रद्धा और भक्ति निबंध से ली गई है। किसी वस्तु के प्रति जो ललक होती है उसे लोभ, और किसी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति जो ललक होती है उसे क्या कहते हैं। भावना, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति। तो दोस्तों जब हम किसी वस्तु के प्रति हमारी ललक होती है, उसको चाहने की हम क्या है, अभिलाषा करते हैं, प्राप्ति की ललक करते हैं, तो वो तो क्या होता है, लोभ होता है। और व्यक्ति के प्रति जो हमारी ललक है, हमारा जो आंतरिक भाव है, उसे हम प्रेम की संज्ञा देते हैं। शुक्ल ने अपने निबंधों में
कौन सी, ये दोस्तों कौन सी है, कौन सी शैली का प्रयोग अधिक किया है? ठीक है, विवेचनात्मक शैली, समीक्षात्मक शैली, समास शैली या फिर प्रतीकात्मक शैली। तो दोस्तों शुक्ल ने जो निबंधों में प्रयोग किया है वो है आपकी समास शैली। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे लिखना था। 4 ऑप्शन है आपकी, विवेचनात्मक, समीक्षात्मक, समास शैली और प्रतीकात्मक शैली। तो समास शैली इसका उत्तर है। समास शैली का प्रयोग है वो आपके शुक्ल के निबंधों में देखने को मिलता है। शुक्ल के अनुसार उत्साह क्या है? नए कार्यों को करने की इच्छा शक्ति, साहसिक कार्यों को करने की इच्छा शक्ति, किसी कार्य को करने में आनंद की प्राप्ति और साहसपूर्ण आनंद की उमंग। तो दोस्तों आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बताया था कि भाई ये क्वेश्चन है और इसी प्रकार का प्रश्न 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। तो साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही क्या है? उत्साह है। ये शुक्ल है। शुक्ल का तुलसी का भक्ति मार्ग किस प्रकार का निबंध है? शुक्ल ने निबंध लिखा है दोस्तों तुलसी का भक्ति मार्ग। तो समीक्षात्मक है, प्रतीकात्मक है, भाव या मनोविकारात्मक है या फिर आपकी वर्णनात्मक है? तो दोस्तों शुक्ल का तुलसी का जो भक्ति मार्ग है वो आपका समीक्षात्मक निबंध माना जाता है। आगे चलते हैं। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, किस निबंध की पंक्ति है? भाव या मनोविकार, लोभ और प्रीति, श्रद्धा और भक्ति, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। तो ये दोस्तों आपके रसात्मक अनुभूति जो धर्म की है उसे कहा है इन्होंने भाव या मनोविकारात्मक निबंध में। श्रद्धा भक्ति में भी इसी प्रकार की पंक्ति आती है कि भक्ति है जो धर्म की भावात्मक अनुभूति है। ठीक है, इसी प्रकार की पंक्ति आती है, लेकिन जो भक्ति को धर्म की रसात्मक अनुभूति कहा है इन्होंने भाव या मनोविकार निबंध में कहा है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण पंक्ति किस निबंध की है? श्रद्धा, भक्ति, लोभ, प्रीति, भाव या मनोविकार, लज्जा और ग्लानि। तो ये दोस्तों यदि प्रेम स्वप्न है और श्रद्धा जागरण तो श्रद्धा भक्ति की पंक्ति हो जाएगी। आगे चलते हैं। शुक्ल ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? नागरी प्रचारणी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हंस। तो इन्होंने दोस्तों नागरी प्रचारणी पत्रिका का वो संपादन किया था। कवि वचन सुधा का 1868 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, हरिश्चंद्र मैगजीन का दोस्तों आपका 1873 में हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से हुई थी, लेकिन 1874 में इसका नाम बदल करके हरिश्चंद्र मैगजीन कर दिया गया था। और हंस है वो आपके प्रेमचंद की है। शुक्ल ने किस शैली के निबंधों का प्रवर्तन कर हिंदी निबंधों को प्रतिष्ठा प्रदान की? समास शैली, व्यास शैली, आगमन शैली और निगमन शैली। तो दोस्तों हमने देखी थी अभी कि समास शैली का प्रयोग इनके निबंधों में सर्वाधिक हुआ है। तो समास शैली के निबंधों को प्रदान कर हिंदी के निबंधों को प्रतिष्ठा प्रदान की थी। शुक्ल के अनुसार सुख दुख की मूल अनुभूतियां जब प्रेम और उत्साह का रूप धारण करती हैं तब कहलाती हैं। संस्कार, व्यसन, आचरण और मनोविकार। शुक्ल के अनुसार सुख दुख की जब मूल अनुभूतियां जब प्रेम, ठीक है, और आपके उत्साह आदि जो रूप धारण करती हैं तब क्या कहलाती हैं? थोड़ा सा दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है। शुक्ल के अनुसार जो सुख दुख की अनुभूतियां हैं जब प्रेम है, आपके भक्ति है, उत्साह है आदि का रूप जो धारण करती हैं तब वो क्या कही जाती हैं? तो ये दोस्तों मनोविकार कही जाती हैं। ठीक है, मनोविकार कैसे कहा है कि भाई जो सुख और दुख की जो अनुभूतियाँ हैं जब हमारे विभिन्न रूपों को धारण कर लेती हैं, चाहे वो उत्साह का हो, चाहे वो भक्ति का हो, चाहे वो श्रद्धा का हो, तो फिर वो दोस्तों मनोविकार कही जाती हैं। शुक्ल के अनुसार गद्य की कसौटी क्या है? नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध। तो दोस्तों संस्कृत साहित्य में कहा जाता है कि गद्यम निक्साम कवि वदंती। ठीक है, कि जो गद्य है दोस्तों वो क्या है? कवियों की कसौटी है। और गद्य की कसौटी दोस्तों शुक्ल ने कहा है निबंध को। शुक्ल जी कहते हैं कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। गद्यम कवि नाम निक्सन वदंती। शुक्ल के अनुसार भक्ति क्या है? श्रद्धा और समर्पण के योग का नाम, प्रेम और समर्पण के योग का नाम, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम, करुणा एवं प्रेम के योग का नाम।
तो दोस्तों भक्ति है वो आपकी श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम है भक्ति। ये इन्होंने दोस्तों क्या है श्रद्धा और भक्ति निबंध में कहा है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम है वो भक्ति है। लेकिन जो श्रद्धा क्या है धर्म की जो भक्ति है वो धर्म की भावात्मक अनुभूति है, तो वो इन्होंने कहा है भाव या मनोविकार निबंध में। आचार्य शुक्ल ने लोभ और प्रीति का विवेचन किस संदर्भ में किया है? साहित्य, समाज, रस, शास्त्र और उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी के संदर्भ में किया है। आगे चलते हैं। शुक्ल के निबंधों की विशेषता नहीं है। हृदय व बुद्धि का समन्वय बिल्कुल है। विषय तथा शैली का समन्वय बिल्कुल है। विचारों का बिखराव यही नहीं है दोस्तों। विवेचन विश्लेषण की वैज्ञानिकता बिल्कुल है। विचारों का बिखराव तो दोस्तों इनके किसी भी निबंध में नहीं मिलेगा। लक्ष्मी की मूर्ति आज धातुमयी हो गई और उपासक सब पत्थर के हो गई पंक्ति किस निबंध की है? लोभ और प्रीति, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, भाव या मनोविकार। तो ये जो निबंध है दोस्तों, लक्ष्मी की मूर्ति है वो आज धातुमयी हो गई है, उपासक है क्या है सब पत्थर के हो गए हैं। तो ये आपके क्या है लोभ और प्रीति निबंध से है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेम हिसाब किताब की बात नहीं। हिसाब किताब करने वाले भाड़े पर भी मिल सकते हैं पर प्रेम करने वाले नहीं। किस निबंध से है? लोभ, प्रीति, श्रद्धा, भक्ति, ईर्ष्या, क्रोध। तो ये दोस्तों आपकी क्या है, ये आपकी लोभ और प्रीति से है। शुक्ल ने कर्म प्रधान उत्साह को श्रेष्ठ बताया है क्योंकि यह सदा एक रस रहता है। इसमें उत्साह की तीव्रता बराबर बनी रहती है। इसके आनंद में साहस का अत्यधिक योग रहता है और उपर्युक्त सभी। तो आप देखते रहते हैं कि भाई कर्म प्रधान उत्साह को इन्होंने क्यों बताया है? क्योंकि ये सदा, क्योंकि जब आप फल पर नहीं, कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन, जब आप फल पर नहीं बल्कि कर्म पर जब अपना ध्यान एकत्रित करते हैं तो फिर आपको क्या है फल प्राप्त होने से पहले ही आनंद की उपलब्धि होने लगती है। और ये सदा एक रस रहता है। और उत्साह क्योंकि इसमें भाई फल के होने या ना होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप अपना कर्म करते हैं, आपको आनंद प्राप्ति होती है, तो इसमें उत्साह भी क्या है बराबर बनी रहती है। और आनंद में साहस का अत्यधिक योग रहता है। तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्साह निबंध किस कोटि का है? विचारात्मक, भावात्मक या मनोविकारात्मक, मनोवैज्ञानिक। तो ये दोस्तों भावात्मक हो जाएगा, ये भाव या मनोविकारात्मक हो जाएगा। शुक्ल के अनुसार सच्चे उत्साही कौन कहलाते हैं? आनंद भावना के उपासक, क्रियाशील और प्रगतिशील, भाव सौंदर्य के उपासक, कर्म सौंदर्य के उपासक। तो शुक्ल ने दोस्तों कर्म सौंदर्य के उपासकों को ही सच्चा उत्साही कहा है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों आप क्वेश्चन जब ही कर पाएंगे जब आप पहले जाकर के निबंधों को ढंग से दोस्तों पढ़ लेंगे। जो क्वेश्चन बनने वाली लाइन है वहाँ से मैंने एक एक लाइन पर दोस्तों आपके 2-2, 3-3, 5-5 मिनट तक चर्चा की है और बहुत अच्छी तरह से दोस्तों मैंने आपको निबंधों को पढ़ाया है। यदि आप वहाँ पर निबंध को एक बार भाव समझ लेंगे ना तो फिर आप हज़ारों क्वेश्चन बन सकते हैं इनके निबंधों में से। तो फिर आपको क्वेश्चन की कोई ऐसी ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी यदि आपने ढंग से 1-2 बार यदि आपने निबंध को समझ लिया पूरा। और यदि आप दुगनी स्पीड से, चौगनी स्पीड से चला करके और तब समझने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों अच्छे मर गए शुक्ल के निबंधों को समझने को लेकर, लेकिन अच्छों की समझ में नहीं आया है। उत्साह में ध्यान, शुक्ल ने जिनको जितना चिंतन, जितना विचार और जितना समय निबंध को लिखने में लगाया है उससे दोस्तों 10 गुना आपको समझने में लगाना पड़ेगा। उत्साह में ध्यान किस पर रहता है? कर्म पर, कर्म के बल पर, व्यक्ति या वस्तु पर, पूरी कर्म श्रृंखला पर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है पूरी कर्म श्रृंखला पर। तो ये कहते हैं कि भाई अब हम बात करते हैं कि उत्साह में व्यक्ति का ध्यान है वो किस पर होना चाहिए। तो हमारी नज़र में उत्साह में व्यक्ति का ध्यान है वो कर्म से लेकर के कर्म पूरी कर्म श्रृंखला तक फैला हुआ दिखाई देता है। ठीक है, फल प्राप्ति तक दिखाई देता है। तो यहाँ पर पूरी कर्म श्रृंखला इन्होंने शब्द यूज किया है। शुक्ल के अनुसार कर्मण्य लोग होते हैं सजग रहने वाले, सदैव क्रियाशील रहने वाले, दृढ़ संकल्पी और कर्मठ, कर्म में आनंद का अनुभव करने वाले। क्योंकि निबंध ऐसी चीज़ है दोस्तों जहाँ से आपके तथ्य पर कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है कि भाई इसके कितने पुत्र थे, फलाने क्या है, फलाने कहाँ गया ना। यहाँ पर तो आपके समझने वाले आएंगे, या तो सीधी लाइन उठ कर के आएगी और लाइन आपको तभी पता होगी जब आप बार बार उसको क्या है पढ़ेंगे। शुक्ल के अनुसार कर्मण्य लोग कौन होते हैं? सजग रहने वाले, सदैव क्रियाशील रहने वाले, दृढ़ संकल्पी और कर्मठ, कर्म में आनंद का अनुभव करने वाले। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा कर्म में आनंद का अनुभव करने वाले। यदि आप निबंध को पढ़ लेंगे तो आपको 4 ऑप्शनों में से दोस्तों क्या है बहुत ही अलग आपको उत्तर है वो निश्चित रूप से दिखाई देगा। शुक्ल जी सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए किस भाव का प्रचार आवश्यक मानते हैं? करुणा, श्रद्धा, प्रेम, भय।
तो ये दोस्तों सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा के भाव को क्या है, श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है। शुक्ल के अनुसार कौन से कर्म शुभ और सात्विक हैं, जिनसे दूसरे प्राणियों के सुख का संचय और दुखों का निवारण हो, जिनसे स्वयं के जीवन में सुखों का संचय और दुखों का निवारण हो। तो ये तो दोस्तों खत्म हो जाएगा। जो भक्ति भाव से किए गए हों और संसार से निवृत्त रहकर किए जाने वाले कर्म, तो तीनों ही सही है। लेकिन दोस्तों जो शुक्ल ने बताया है कि दूसरे प्राणियों के जो सुख के संचय करें और दूसरों के दुखों का जो निवारण करें, वही दोस्तों क्या है, शुभ और सात्विक कर्म है। आगे चलते हैं। उत्तम कोटि के व्यक्ति को ग्लानि का अनुभव क्यों होने लगता है? जब कोई अन्य उसका ध्यान बुरे कर्मों की ओर खींचता है, जब कोई उसे अपने दुष्कर्मों की सजा देता है, ग्लानि का अनुभव कभी नहीं होता है, अपने दुष्कर्मों पर अपने आप ही होने लगता है। जो उत्तम कोटि का जो सज्जन व्यक्ति है दोस्तों, आपने देखा होगा, यदि आपके भी हृदय में ऐसी सच्ची भावना है, तो यदि आप कोई भी ऐसा आपसे गलत काम हो जाता है, तो फिर अब आपको दूसरे को क्या है, ध्यान दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद स्वयं ही क्या है, उसका क्या है, पछतावा करते हैं, मन में अफसोस करते हैं। तो अपने दुष्कर्मों पर दोस्तों उत्तम कोटि के व्यक्ति को अपने आप ही क्या अफसोस होता है। आगे चलते हैं। शुक्ल के अनुसार आजकल यश मान प्रतिष्ठा की कसौटी क्या रह गई है? तो दोस्तों जिसके पास में धन है, उसके पास में यश है, उसके पास में सम्मान है, उसकी प्रतिष्ठा है। तो यहाँ पर धनार्जन है दोस्तों। जो जितना धन है क्या है, जिसके पास में लाखों हैं, ठीक है, तो उसको लाखों देने वाले लाखों मिल जाते हैं। लेकिन जिसके पास में एक नहीं है, तो उसको एक देने वाला भी एक भी नहीं मिलता है। लोभ और प्रीति में शुक्ल ने प्रेम का कौन सा रूप श्रेष्ठ बताया है? एकांतिक प्रेम, लोकबद्ध प्रेम, शारीरिक प्रेम, भावात्मक प्रेम। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बताया है लोकबद्ध प्रेम को। ठीक है। जो पूरे संसार से प्रेम करे, हर चीज़ से प्रेम करे, ठीक है, अपने देश से, अपनी मिट्टी से और इसके पेड़ पौधों से, पशुओं से, सबसे दोस्तों प्रेम करे, उसका क्या है, उसके हित में ही कार्य करे, तो उसको लोकबद्ध प्रेम कहते हैं। तो इसको ही इन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया है। शुक्ल के अनुसार प्रेम की उज्ज्वलता की पराकाष्ठा क्या है? प्रेमी अपने प्रिय से प्रतिदान की आशा करे ना, जब प्रेम शारीरिक ना होकर भावात्मक हो जाए, जब प्रेमी प्रिय से मिलन हेतु व्याकुल रहे, या प्रेमी निस्वार्थ भाव से प्रिय की कुशलता की कामना करे। तो यही दोस्तों यह हो जाएगा उत्तर। शुक्ल के अनुसार कविता का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्वांतः सुखाय, धन व यश की प्राप्ति, जगत के साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना, मनोरंजन करना। तो दोस्तों जगत के मनुष्य हृदय के साथ में सामंजस्य करना, यही कविता का शुक्ल ने अंतिम लक्ष्य माना है। शुक्ल के अनुसार हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? ज्ञान दशा, रस दशा, आनंद दशा, काव्य दशा। तो ये जो दोस्तों पंक्ति है वो आपकी कविता क्या है नामक निबंध से ली गई है। और शुक्ल यहाँ पर क्या कोटेशन कहते हैं कि जिस प्रकार से आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और मनुष्य की वाणी हृदय की रस दशा को व्यक्त करने के लिए शब्द विधान करती आई है, उसे ही हम क्या है, कविता कहते हैं। तो ये दोस्तों क्या है, रस दशा कहा है इन्होंने। ठीक है। और बहुत बार दोस्तों ये कथन पूछा जाता है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है और हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, तो उसे कविता कहते हैं। ये कथन किसका है? तो ये आचार्य शुक्ल का है। किसी इच्छित वस्तु के अभाव में उसकी प्राप्ति या रक्षा की जो इच्छा जागृत होती है, उसे कहते हैं लोभ, प्रीति, करुणा और क्रोध। तो दोस्तों किसी आप माने कोई आपको चीज़ क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और उसका आपको क्या है, अभाव है, वो आपके पास में नहीं है, तो उसकी प्राप्ति की आप आशा करेंगे, तो क्या करेंगे आप? लोभ करेंगे। और यदि ये व्यक्ति के प्रति हो तो उसे प्रेम कह देंगे। तो ये दोस्तों आपके हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। तो आपको किस प्रकार के लगे? मुझे लग रहा है अभी इसमें से बहुत कुछ छूट गया है, तो आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को क्या है, देखिए। ठीक है। क्योंकि एक दिन नहीं देखिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं लग रहा है कि भाई हमारा वो टॉपिक है, लेकिन 2-3 दिन तक भी वीडियो पे क्या है दोस्तों, आपके 5000 हमारे साथी जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके 3 से 4 से 5 से व्यूज आते हैं। तो ये सही नहीं है दोस्तों। इससे आपका क्या है, पता लगता है कि भाई आप अपने अध्ययन के प्रति क्या है, समर्पित नहीं है। ठीक है। तो आप वीडियो को अच्छी तरह से दोगुनी स्पीड में, और उसको क्या फ़ायदा हो जाएगा आपको, एक वीडियो यदि आ रही है आपको अच्छी मिल रही है, ठीक है, पूरे यूट्यूब पर आप छान मारिए, कहीं पर भी आपको इस प्रकार की वीडियो नहीं मिलेगी। किसी भी गाइड को आप ला करके पटक दीजिए, कोई भी वीडियो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आपको नहीं दे सकता। क्योंकि गाइड निकालने वालों की एक सीमा होती है कि उनको परीक्षा से 3-4 महीना पहले निकालनी पड़ेंगी, और उनके पास में इतना समय नहीं होता है। हर परीक्षा की वो लगे रहते हैं निकालने के लिए, तो इतना समय नहीं होता कि हर कोई क्वेश्चन को वो लिख लें। तो मैं आपको बताए शुरू से ही स्नातक स्तर पे आपको बहुत अच्छी तरह से आपको क्या है, मेहनत करवा रहा हूँ।
तो यदि आपको इसके कम से कम दोस्तों 20 या 22-23 क्वेश्चन आप देखने को आपको मिलेंगे। और जितना मैं आपको बोलते समय बताता हूँ रचनाकारों के बारे में, हिंदी साहित्य के इतिहास है वो पूरा पढ़ा दिया आपको। जो किताब है वहीं से आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उसको भी आप लगातार देखते रहिए। जितना मैं आपको बोलते समय दोस्तों, आधे से क्वेश्चन तो आपके बोलते समय मैं आपको बहुत बता देता हूँ। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।